ईजो क्या है? ईजो एक आसान सा बिलिंग मशीन है। भारत में जो 2 करोड़ रिटेल बिजनेस है उनको डिजिटल कर सकता है। लास्ट महीने में ईजो में 1 करोड़ से भी ज्यादा डिजिटल बिल बने। कितनी सारी कंपनीज बनी, कितने सारों ने ये बिलिंग का, लेजर का ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, बट लाशें बिछ गई यहाँ। जिसके दिल और दिमाग में धंधा है ना भैया, जो तुमको भाता है वही तुमने करना चाहिए। मैं अगर ये देखते बैठता था कि कितने लाशें बिछी, तो उस हिसाब से तो कोई बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को लगता है ये जो ऑनलाइन कंपनीज आ रही है ये उनका धंधा खत्म करते जा रहे हैं। मार्केट में आज जितना भी रिटेल का जीडीपी है उसमें का 7-8% ही ऑनलाइन बन रहा है। कहाँ पे है बाकी का? पूरा का पूरा आज भी ऑफलाइन बिजनेसेस में हो रहा है ना। मेरे को कुछ लेना देना नहीं है ईजो का, सच में। आप खाली अपने आजू बाजू के लोगों को इतना बोलो कि यार तुम डिजिटल हो जाओ, क्योंकि अगर डिजिटल नहीं होगे ना तो आज जो ये लोग आपको ढूंढते कैसे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे बात करके मुझे लगा उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है एसएमबीज को डिजिटाइज करने के लिए। जो भारत के लघु उद्योग है, जो छोटे धंधे हैं, उनको रियली डिजिटल कैसे लाना है, इसके पीछे उन्होंने न सिर्फ अपने धंधे की बात शुरू की, बट साथ ही साथ में उन्होंने एक ऐप बनाई, ईजो ऐप, जिसके थ्रू वो बहुत छोटे छोटे बिजनेस को डिजिटाइज करते जा रहे हैं। इसको मैं आपको इस तरह से समझाता हूं। सिर्फ साल 2 साल में ही 55,000 के आसपास बिजनेसेस उनका ईजो ऐप यूज कर रहे हैं। सिर्फ पिछले 6 महीने 1 साल में 8 लाख से ज्यादा लोग उनके धंधे की बात के सब्सक्राइबर बन चुके हैं और लाखों लोग सुन रहे होंगे। बट जब मैंने उनसे बात की और मैंने समझा, तो ये दोनों ही चीजें उनकी एक चीज पे जोड़ती है कि इन छोटे बिजनेसेस को डिजिटाइज कैसे किया जाए। उनका पूरा ये पैशन छोटे बिजनेस को डिजिटाइज करने का मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बना। उनकी इनसाइट्स इन छोटे बिजनेसेस की, इन धंधे की बात की बहुत ही डिफरेंट लेवल पे है। मैं जानता हूं कि आज इस पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे इनसाइट्स हमें मिलेंगे इन स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर, इनकी डिजिटाइजेशन जर्नी के ऊपर, इनके चैलेंजेस के ऊपर और इनके आगे बढ़ने के तरीके के ऊपर। आज हम बात करेंगे इन छोटे बिजनेसेस के लिए क्यों जरूरी है डिजिटाइज होना। आज हम बात करेंगे धंधे की बात पर। हमारे साथ हैं गौरव काटे जी। हेलो गौरव। नमस्ते। नमस्ते जी। गौरव, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आप खुद एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन वो कंटेंट क्रिएटर मैं कहना नहीं चाह रहा था आपको, क्योंकि आप रियली धंधे की बात करने वाले हैं। वो कंटेंट आपके लिए शायद वो इंस्पिरेशन है लोगों को धंधे की बात पे लाने के, डिजिटाइज करने के। लेकिन मैं सब चीज़ों को जोड़ता हूं तो मुझे रियली दिखता है एक मुहिम आपने छेड़ रखी है एसएमबीज को डिजिटाइज करने के लिए। तो गौरव, सबसे पहला सवाल आपसे, हाँ जी। ईजो क्या है? ईजो एक आसान सा बिलिंग मशीन है जो 2 करोड़ रिटेल बिजनेसेस को, भारत में जो 2 करोड़ रिटेल बिजनेस है उनको डिजिटल कर सकता है। अब सबसे बड़ी रिटेल बिजनेस की प्रॉब्लम कहाँ पे हुई ना, ये मुझे मेरे एक दोस्त से पता चला। मेरे दोस्त है दगड़ू शेठ मुंबईकर। हम्म। उनका फरसान का दुकान है मुंबई में। एक बार उनसे मुलाकात हुई, मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा दिन उनसे मुलाकात। उन्होंने मुझे बताया कि गौरव सेठ, मेरे दुकान में मैं जिस भी दिन गल्ले पे बैठता हूँ उस दिन मेरा 15 से 20 हज़ार रुपये का गल्ला होता है। जिस दिन नहीं बैठता हूँ उस दिन 10 से 12 हज़ार रुपये का ही गल्ला होता है। अच्छा। मुझे पता है कि मेरे ही लोग खाते में घपला करते हैं, अच्छा। लेकिन मैं उनको निकाल भी नहीं सकता। मेरे ही है, कित्तों को निकालूं? हम्म। हर कोई वही करता है। मैंने बोला उसमें तो आसान सा प्रॉब्लम है। मार्केट में 100-200 बिलिंग सॉफ्टवेयर है, कोई भी लगा लो, बिलिंग चालू करो, पकड़ में आ जाएगा। बोले हमने लगा के देखा, पर मेरे बच्चों को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। कंप्यूटर से परहेज है, उनको दूर भागते हैं। मैंने बोला ऐसा क्या है? बोले इंग्लिश ही नहीं आती। अब मैगी का स्पेलिंग डालेंगे तो मैगी का स्पेलिंग में क्या उनको 5th स्टैंडर्ड में जाके सिखाऊंगा कि MAGGI होता है करके? इधर उधर देखते रहते हैं। तो मैंने बोला यार इसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो बोले वैसे कैलकुलेटर से बिल बना रहे थे अपना काउंटर पे। कैलकुलेटर उठाया और बोला मुझे कैलकुलेटर इतना आसान और फास्ट अगर कुछ मिलेगा तो मेरे लिए काम की चीज़ है। ऐसी जोर से घंटी बजी ना दिमाग में,
कैलकुलेटर इतना फास्ट और कैलकुलेटर इतना आसान, कैलकुलेटर वाओ इतना फास्ट और कैलकुलेटर इतना आसान, हम्म गोल्डन स्टेटमेंट बन गया मेरा। मैं बोला हम्म यार कुछ अगर बनाना है रिटेल बिजनेस के लिए तो ये बनाना चाहिए कि हम्म वो चीज़ कैलकुलेटर इतना फास्ट और आसान होना चाहिए। हम्म तुरंत छोटे भाई को फ़ोन लगाया जो टेक्नोलॉजी संभालता है, उसको बोला भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या हम्म करे? बोले बन जाएगा, हम्म बनाते हैं। 15 दिन में हमने हमारा प्रोटोटाइप रेडी किया, 15 डेज ओनली, वाओ वाओ और लेके गए उनके सामने। हम्म सोल्यूशन क्या था? इमेज बेस्ड बिलिंग मशीन जिसमें आपको टाइप करने की जरूरत ही नहीं है और ना ही अच्छा आपको कंप्यूटर चलाने की जरूरत है, क्योंकि हमने जो आपका मोबाइल है उसी पे ला दिया। हम्म तो मोबाइल पे एप्लीकेशन है, बाजू में मशीन रखी। अब आपका अगर इडली का शॉप है तो हम्म इसमें इडली दिखेगी, हम्म डोसा दिखेगा। इडली पे क्लिक करो, सेव करो, 2 क्लिक में एकदम ब्यूटीफुल प्रोफेशनल बिल बन के रेडी। अरे वाह अब जो भी बिल बनाए हम्म वो बिल बनते रहेंगे। हम्म आप दुबई में हो, नागपुर में हो, दिल्ली में हो, हम्म रात को मोबाइल निकालो और हम्म चेक करो कैश में कितना आया, यूपीआई से कितना आया और माल कितना बिका। हम्म तुम्हें गल्ले पे जाने की जरूरत भी नहीं है, हम्म पूरा धंधा ऑटोमेट हो जाता है, जितने भी छोटे छोटे रिटेल बिजनेसेस है उनका। वाओ तो कस्टमर ने हमें दिया फीडबैक, हम्म हमने उसके लिए अपॉर्चुनिटी हम्म बना के दे दिया। पहले महीने में उनको तो बहुत अच्छा लगा, हम्म उसके साथ साथ 30 और लोगों ने ले लिया पहले महीने में ही पहले महीने में ही। दूसरे महीने में हम्म 100, फिर 250, फिर 500, फिर 1000। आज का हम्म लास्ट महीना जो हम्म हमने बेचा हम्म उसमें 5000 लोगों को, भारत के 5000 रिटेल वाओ बिजनेसेस को हमने डिजिटल किया, और वो भी मुंबई के ऑफिस में बैठे बैठे। वाह देर इज नो फिट ऑन स्ट्रीट, हाँ नथिंग। और हमारे लास्ट महीने में हम्म ईजो में 1 करोड़ से भी ज्यादा डिजिटल बिल बने। 1 करोड़, 1 करोड़ पूरे महीने में 1 करोड़ 1 से करोड़ ज्यादा से ज्यादा बिल बने। जो हमारे 55,000 कस्टमर आज बैठे हुए हैं भारत भर में, हाँ वहां पे 1 करोड़ से भी ज्यादा बिल बने। वाह आप यकीन नहीं मानोगे, मैं नोएडा में हाँ यहाँ पे रुका हुआ था। हाँ रात को 12 बजे होटल पहुंचे, थोड़ी भूख लगी हुई थी, हम्म ऑर्डर किया। हम्म यूजुअली तो मैं ऑर्डर ही नहीं करता हूँ, हम्म जाके खाने का मन करता है। हम्म रात हो गई थी, ऑर्डर किया, तो बंदा आया, मैंने रिसीव किया, हम्म बिल देखा, हम्म बोले देखा देखा सा क्यों लग रहा है? अरे पावर्ड बाय ईज़ो, अरे मेरी तो बुद्धि चकरा गई भैया। क्योंकि मुंबई में जब भी ऑर्डर करते हो तो पता है हाँ, मेरे ही लोग है, मेरी जगह पे बिलिंग मशीन लगी हुई है, तो वैसे तो आना ही है। वाह अरे नोएडा में आके तुम्हारे हाथ में तुम्हारा ही प्रोडक्ट, मैं तो नाचने लग गया, झूमने लग गया, मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। उसके साथ वीडियो भी बनाया हमने, उसका भी वाह नाम गौरव ही था। बोला यार ये है कमाल, हाँ मजा आ गया मेरे को एकदम, मतलब तसल्ली होगी दिल को। ये जो बिलिंग ऐप है इंडिया में, जैसे आपने भी बताया सैकड़ों मार्केट में थे, मतलब इस इंडस्ट्री में मैं जानता हूं कितने ही लोगों ने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, करेक्ट, कितनी सारी कंपनीज बनी, कितने सारों ने ये बिलिंग का लेजर का ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, बट लाशें बिछ गई यहाँ। यहाँ बिल्कुल सही है। सक्सेस बहुत ही कम देखा गया। आपने उस इंडस्ट्री में जहां पर लोग हाथ लगाने से डरने लग गए थे, आपने उस इंडस्ट्री में 55,000 बेस कस्टमर आज, मतलब ये शायद 2 साल साल भर के अंदर अंदर में, 2 साल में ये मतलब ये कैसे हुआ, कैसे, जिसको कोई नहीं मान सकता। मेरे ख्याल से ये जो अप्रोच है ना, हम्म ये एनालिटिकल अप्रोच है कि मार्केट कितनी बड़ी है हम्म और मार्केट में क्या अच्छा चला क्या बुरा चला। हाँ ये एनालिसिस पैरालिसिस मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जिसके दिल और दिमाग में धंधा है ना भैया, हाँ, जो तुमको भाता है हम्म वही तुमने करना चाहिए। मैं अगर ये देखते बैठता था कि कितने लाशें बिची, हम्म तो उस हिसाब से तो कोई आर्मी में जाएगा ही नहीं। आर्मी में जाने के लिए औकात चाहिए, हाँ, तो औकात थी हमारे पास। हमने बोला कस्टमर का अगर प्रॉब्लम है और हाँ, अगर तुम ढंग से सॉल्व कर रहे हो, हाँ, हमने किसी को कॉपी नहीं किया, किसी को वाह, कॉपी नहीं किया, किसी का प्लेबुक नहीं देखा। हम्म हमने वेबसाइट, एक डिजिटल मार्केटिंग के हमारी टीममेट है, हम्म उन्होंने बोला कि अपने कंप्यूटर से थोड़ा चोरू क्या? मैं बोला अरे पगला गया क्या, वो खाई में गिरा हुआ है, अपन भी खाई में गिरेंगे। मैंने बोला वेबसाइट मत बना। आज भी अगर आप वीजो का वेबसाइट देखने के लिए जाओगे ना, हम्म, ऐसे लगेगा कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने वेबसाइट बनाई हुई है। अच्छा, नहीं है हमको वेबसाइट की जरूरत, हमारा कस्टमर को वेबसाइट नहीं समझती है, क्यों बनाऊं मैं वेबसाइट? हमारे कस्टमर को ऐप समझता है, हमारे कस्टमर को व्हाट्सअप समझता है, वहां पे देखो हमारा प्रेजेंस कैसा है। वाह, तो दुनिया करती है इसलिए मैं क्यों करूं? हम्म नहीं अमेजिंग, चाहिए, हमारे पास एकदम रॉ चीज है, सब कुछ रॉ।
हमारा सेल्स कॉल भी ऐसे हाय सर गुड मॉर्निंग ऐसा नहीं है, नमस्ते सेठ से बात करते हैं हम लोग, सीधा बोलते हैं नमस्ते सेठ। अरे क्या हेलो सर इंसाइट बोलेंगे तो है। उसको लगेगा कि बैंकिंग वाले का कॉल आ गया, रख देगा वो, उसको परहेज है उस वर्ड से, हेलो सर से। अरे वो सेठ है ना, उसको सेठ बोलो, उसको भाई बोलो, वो उसको लगेगा कि मेरे भाई ने फोन किया सच में, वाह। तो सुनेगा। वाह। और ये कौन मतलब किस तरह के बिजनेसेस यूज करते हैं इसको? भारत में 2 करोड़ रिटेल बिजनेसेस है, हम्म। तो हमारा जो क्लाइंट बेस है हम्म। उसमें रेस्टोरेंट, कपड़े हम्म। की दुकान, किराना दुकान, ब्यूटी हम्म। सलून, जिम, हम्म। कुछ अस्पताल भी हमारा हम्म। एप्लीकेशन यूज करते हैं। हम्म। जिसको भी अपना हिसाब किताब रखने का है दिन भर का, हम्म। वो हर कोई बंदा ईजो यूज कर सकता है। आपके पास जीएसटी हो, आपके पास जीएसटी ना हो, दोनों भी यूज कर सकते हैं। आपका अगर उधारी का धंधा हो वो भी यूज कर सकता है, जिसका ना है वो भी यूज कर सकता है। इट इज अ वेरी फुल फ्लेजेड बिलिंग सॉफ्टवेयर। उसमें आप परचेस भी डाल सकते हो, एक्सपेंसेस भी डाल सकते हो, आपका जीएसटी है तो जीएसटीआर 1 भी निकलेगा, 3B भी निकलेगा, सब कुछ हो जाता है। पर हम लोग उसको बोलते हैं, मैं आपको एक इंसाइट देता हूँ, आप भारत के किसी भी दूसरे कंपनी को अगर आप देखोगे तो वो बोलेंगे क्या, वी आर अ बिलिंग सॉफ्टवेयर, हाँ। वी आर ऑल्सो बिलिंग सॉफ्टवेयर, हाँ। बट एट एनी वेयर वी हाँ। हैव नॉट यूज वर्ड सॉफ्टवेयर, इट इज अच्छा। यूज इजो बिलिंग मशीन। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए कि बिलिंग मशीन चाहिए? बिलिंग मशीन चाहिए। बिलिंग मशीन चाहिए। तो हमने नाम भी उसी तरीके से रखा कि इट इज इजो बिलिंग मशीन। लोगों को लगता है कि हम लोग मशीन ही है, लोगों को लगने दो, मेरे कस्टमर को लगना चाहिए कि ये मशीन है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर को लोगों को परहेज है, हम्म। सॉफ्टवेयर को तो सीखना पड़ता है, मैं तो हम्म। सीखा ही नहीं हूँ, मशीन यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ। हम्म। अमेजिंग। और आप मतलब ये लोग आपको ढूंढते कैसे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमारा अभी जितना भी आउटरीच है वो 100% डिजिटल है। अच्छा। तो हमारे हम लोग फेसबुक पे मतलब मेटा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हम्म। हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, हम्म। इंस्टाग्राम के ईजो के चैनल पे हम्म। 80,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। अच्छा। यस, पूरा ऑर्गेनिक। और जो हमारा धंधे की बात का चैनल है उसमें 6 महीने के दौरान ही अभी हाँ। 8,50,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। 8,50,000। यस। वाओ। यस। और सारे सारे लोग धंधे वाले, मतलब जो जो जिसके कंधों पे भारत चलता है ना, हाँ। वो सारे के सारे लोग आज धंधे की बात और इधर से जुड़े हुए हैं। आप सुबह उठते हो, हाँ। मार्केट में चाय पीने के लिए जाते हो, वो हम्म। धंधे की बात से जुड़ा है। आप इडली खाने जाते हो, वो धंधे की बात से जुड़ा है। दोपहर को आपको नाश्ता चाहिए, रात को आप बाहर गए कहीं कपड़े खरीदने गए, वो धंधे की बात से जुड़ा है। आप ब्यूटी पार्लर में गए, वो धंधे की बात से जुड़ा हुआ है। आपकी अगर तबीयत खराब होगी, डॉक्टर के पास गए, वो भी धंधे की बात से जुड़ा है। तो मैं बोलता हूँ कि जो भारत चलाते हैं हम्म। उनको हम चलाते हैं। वाओ। वाओ अमेजिंग। लेकिन ये 8 लाख भी पहुंचे कैसे? मतलब बहुत लोग, आज मैं इतने सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को जानता हूं जो ये चाहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, मैं फॉलोअर कैसे बढ़ाऊं, मैं इंस्टाग्राम कैसे बनाऊं। आपने 8 लाख 6 महीने में, आप बोल रहे हो 8 लाख बेस पहुंचा, ये हुआ कैसे? ये तो मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग ही था, क्योंकि जब हमने कंटेंट मार्केटिंग चालू किया था तो हम लोग तो धंधे की बात ऑफिस में करते ही थे। तो एक दिन मतलब हमेशा कोई कस्टमर आते थे, फिर उनके साथ कंसल्टेशन होता था। तो मार्केटिंग वाला बंदा बैठा हुआ था, उसने बोला कि सेठ आप यहाँ पे तो अच्छा बात करते हो, तो हमें तो दिक्कत होती है बात करने के लिए, तो तुम कैमरा पे क्यों नहीं बात करते? मैंने बोला उसमें क्या बड़ी बात है, तू लगा दे कैमरा, चालू कर, बात हो जाएगी। तो उस तरीके से कहानी शुरू हुई। अच्छा। पर पहला महीना इस तरीके से गया हम्म। कि वो लोग कुछ डायरेक्शन देते थे, मैं हम्म। कुछ बनाता था, और उस पे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग की व्यूज़ आ गई, हम्म। फिर एक मेरी व्यूज़ आ गई, हम्म। फिर एक मेरे बीवी का लाइक आ गया। दूसरे दिन से मेरे बीवी का लाइक आना भी बंद हो गया, सब खत्म। तो हमने सोचा कि यार महीना हो गया, हाँ। ये तो नहीं चल रहा है, हम्म। धंधे में तो एक्सपेरिमेंट होते ही रहते हैं, हम्म। धंधे तो धंधा है, धंधे हम्म। में तो होता ही रहता है, बंद कर देते हैं, क्या क्या बड़ी बात है। बोला यार एक वीडियो अपन अपने हम्म। मर्जी से हम्म। बना के देखते हैं, जो अपन बात करते हैं धंधे हम्म। की वो हम्म। बात करते हैं। डाला। हम्म। मैं पुणे जा रहा था, सुबह सुबह 7 बजे से मैसेज आना चालू हो गए, यू हैव न्यू फॉलोअर, यू हैव न्यू फॉलोअर, यू हैव न्यू फॉलोअर। मैंने बोला यार जितने लाइक नहीं आ रहे उससे ज़्यादा फॉलोअर आ रहे हैं। मतलब लिटरली इट वाज लाइक अ ग्लिच फॉर मी कि
मोबाइल हाथ में खाली बज ही रहा है। वाओ। एक दिन में मेरे उसके पहले 2000 फॉलोअर थे, हाँ नेक्स्ट डे हाँ इन 24 आवर्स हाँ। 52,000 फॉलोअर्स हो और गए, सिर्फ एक वीडियो से हुआ? एक वीडियो से, अमेजिंग। एक वीडियो से। उसके लिए खाली एक ही चीज चाहिए, हाँ तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, हाँ। तुम्हारे दिल और दिमाग में वही चीज होनी चाहिए जो तुम फोन मोबाइल के सामने बात करने वाले हो। वो अगर है तो हो जाएगी, उसमें किसी की भी हो। हाँ मेरी माँ अगर, एक माँ अगर अपने बच्चे के बारे में बात करेंगी जिसने पूरा दिल और दिमाग उसी में डाला हुआ है, एक फाउंडर अगर अपने धंधे के बारे में बात करेगा या कस्टमर के प्रॉब्लम के बारे में बात करेगा तो होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वाह। सूरज उगेगा तो रोशनी छानी ही छानी है। अब बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो जो सोच रहे हैं कि हम मार्केटिंग करके ये बढ़ाएं, हम फॉलोअर्स खरीद लें। ये मतलब मार्केट में बहुत सारी कंपनीज फॉलोअर्स बेच भी रही होती है। 100%। क्या आपको करना पड़ा या ऐसा करना भी नहीं चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से फॉलोअर्स तो खरीदे जा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंगेजमेंट नहीं खरीद सकते हो, प्यार नहीं खरीद सकते हो। तो आप ऐसे देखोगे बहुत सारे चैनल मैंने भी देखे कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, और उस पर व्यूज 1000 2000 5000 ही रहते हैं। हाँ तो आपने ये समझना चाहिए कि मतलब अगर तुम दुनिया को दिखाने के लिए करने वाले हो तो उससे रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। तुम सोने का सॉन्ग 1 घंटे के लिए कर सकते हो, लेकिन जिंदा दिली तो दिखने में ही आएगी ना। तो छोड़ दो, खरीदा खरीदा तेरे बाप का जाता है, मेरे बाप का क्या जाता है। लेकिन मतलब एक वीडियो कई लोगों को सुनने में बड़ा आश्चर्य होगा कि एक वीडियो से पहुंच गए। लोग तो कहते हैं हम कई बार वीडियो बनाते हैं, हम तो इतने महीने से वीडियो बना रहे तो हैं। उसके पहले तो 30 वीडियो तो खराब हो गए थे ना। 30 वीडियो तो पूरे खराब हो गए थे। हाँ पर वो एक वीडियो चल गया, तो वो चला इसलिए शायद, मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं डिजिटल मार्केटिंग का, पर मैं साइकोलॉजी का एक्सपर्ट जरूर हूँ। वो चला इसलिए क्योंकि उसमें जो तुम्हारे दिल को छूने वाली बात है, जो तुम्हारे मन में डर है, वो बोली गई, उसी की वजह से वो हुआ। अगर तुम ऐसा गिटार बजाओगे जो दिल के तार छू लेगा तो अरिजीत सिंह बन भी सकते हो। वाह। कितना अच्छा बात है ये। लेकिन मतलब बहुत लोग जानते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट बनाने का। आपके इस जर्नी में कितना इम्पोर्टेंस है कंटेंट मार्केटिंग या ये कंटेंट का? मेरे ख्याल से 2-3% का ही कंट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि धंधा कंटेंट मार्केटिंग तो हमने अभी चालू किया, धंधा तो पहले से बना रहे थे। तो आज भी मेरा 95-98% टाइम धंधे को बनाने में ही जाता है, 2-3% टाइम ही कंटेंट के लिए जाता है। अभी भी हमने कंटेंट को इतना ज़्यादा मतलब अभी तक हमने कंटेंट को मोनेटाइज भी नहीं किया है। ठीक है। और ईज़ो के बारे में हमने अभी तक धंधे के बात पे बात भी नहीं करी है। अच्छा। वो तो खाली जो हमारी मशीन सामने रखी हाँ हुई रहती है तो लोग बोलते हैं कि ये क्या है, हाँ तो उससे क्यूरियोसिटी बढ़ के सेल्स बढ़ता है। हाँ। पर उसको हम लोग एक सर्टन लेवल पे जाके, जब मैं खुद टाइम दे पाऊंगा कंटेंट क्रिएशन के लिए, अभी थोड़ा टाइम देना चालू किया है, उसके बाद में हम उसको मोनेटाइज करना चालू करेंगे। बट फिर ये 1.5-2 साल में मतलब ईजो बनने से ये 55,000 की कहानी, ये अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये पहुंची कैसे? सर बता दिया ना, पहले महीने में 30, हाँ फिर 100, हाँ। फिर 250, फिर 500, फिर 1000। तो लोगों तक बात पहुंची कहाँ से ये? तो ये तो प्योरली परफॉर्मेंस मार्केटिंग से ही था, अच्छा। प्योरली परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे था। लेकिन परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हमारा अपर हैंड ये था कि हमने कस्टमर के साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है। कस्टमर को दो ही चीज है, वी एज अ ह्यूमन ओनली थिंक अबाउट 2 थिंग्स, वन इज फियर, सेकंड इज ग्रीड। तुम कस्टमर को ये बताओ कि मेरा चीज ना लेने से तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला है और मेरा चीज लेने से तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है। तो हमने 2 ही टाइप के कंटेंट बनाए। एक कि अगर तुम बिलिंग मशीन नहीं लगाओगे तो तुम्हारा दिन का 5-6 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा, उतने में तो बिलिंग मशीन आ जाएगी। अच्छा। दूसरा, अगर तुम बिलिंग मशीन लगाओगे तो तुम्हारा क्या माल बिका, क्या माल नहीं बिका, कौन से दिन पे अच्छा हुआ, कौन से दिन पे बुरा हुआ, तुम्हारे धंधे की कुंडली तुम्हारे पास आ जाएगी, तो तुम्हें डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी। अच्छा। ये थी ग्रीड। तो कोई तो फियर से माने, कोई तो ग्रीड से माने, दोनों मेरे ही क्लाइंट है। लेकिन बहुत लोग को लगता है कि ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग या गूगल, यूट्यूब, फेसबुक में बहुत पैसे लग जाते हैं और रिजल्ट नहीं आता है। लगता है ना, हमारा भी लगता है। महीने का 20-25 लाख रुपए का खर्चा है हमारा गूगल पे और
फेसबुक पे। और उससे रिजल्ट क्या आता है? या कैसे समझते हैं कि ये पैसा जो लग रहा है गूगल पे, फेसबुक पे, इससे रिजल्ट आ रहा है? ये कैसे तो आप मेजर करते हो? आप अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगर ठीक से करते हो तो सारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं। हम्म। कौन से कौन से एड से, हम्म। कौन से कम्युनिटी से, या फिर कौन से चैनल से आपको लीड आई है, वो आपके सीआरएम में आप डाल सकते हो। हम लोग लीड स्क्वायर करके सीआरएम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ आ जाता है। हमने इस तरीके से ऑटोमेशन सेट करके रखा है कि लीड आती है, 10 मिनट के अंदर अंदर कस्टमर को कॉल भी चला जाता है। हम्म। कॉल पे जो भी पिच है हम्म। इजो बिलिंग मशीन का, उनको चमकता है, हम्म। 10 मिनट में बुकिंग भी हो जाती है। हम्म। तो इतना आसानी से करके रखा हुआ है, और परफॉर्मेंस मार्केटिंग जैसा आसान तो कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा मतलब कोई भी कर सकता है। गौरव, आपने बिजनेस की डिजिटाइजेशन की बात की। आपने करेक्ट। कहा कि आप डिजिटाइज कर रहे हो हाँ बिजनेस जी। को। बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग सिस्टम्स बिजनेस को, खासकर ये एसएमबी को, छोटे धंधे को, इनको डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। आप कैसे डिजिटाइज कर रहे हो और कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में वो बिजनेस को डिजिटाइज होना? इनका काम चल रहा है? देखिए, मैं हमेशा ये मानता था, मतलब जब हमने ईज़ो चालू किया तो मैं बहुत दिनों तक ये सोच रहा था कि हमने बनाया, हम्म। क्या वो सच में कस्टमर के लाइफ में वैल्यू ऐड करता है कि नहीं करता है। हम्म। तो जो मेरे सबसे पहले क्लाइंट थे, हम्म। जिनके गोल्डन वर्ड से मैंने हम्म। ये चालू किया, हम्म। मैं उनकी कहानी बताता हूँ। वो बोलते हैं कि आज अगर मैं दुकान में नहीं भी जाता हूँ ना, हम्म। तो खाली रात को मेरे बंदे को फ़ोन करता हूँ, मेरा हम्म। मोबाइल खोलता हूँ, उसमें मेरे को दिखता है कि कैश में कितना आया, यूपीआई से कितना आया, हम्म। और वो बंदा उतना कैश लेके मेरे घर पे आ जाता है। अच्छा। अब वो बंदा पहले यही चीज़ करने के लिए हम्म। अपने घर से उठ के दुकान में जाता था, हम्म। घंटे भर पहले पैसे गिनता था, टैली करता था, फिर वापस आता था। हम्म। वो बंदा पहले से ही मरा हुआ है ना, सुबह 5 बजे से उठता है, हम्म। हाँ, पूरा दिन भर मेहनत करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और उसके खुद के हक के पैसे लेने के लिए भी उसको फिर से गल्ले पे जाना पड़ रहा है। हम्म। अब डिजिटलाइज हो गई चीज़ें, हम्म। अब थोड़ा गल्ला छोड़ भी सकता है, हम्म। माँ को अस्पताल लेके जा सकता है, बीवी को मायके लेके जा सकता है, बच्चों के साथ खेल सकता है। हम्म। अब धंधे में बरकत आई कि नहीं आई सेकेंडरी है, पर मेरे ख्याल से ईजो के वजह से हम्म। एक छोटे बिजनेस के लाइफ बेहतर हो गई है। हम्म। और तुम पैसा किस लिए कमाते हो? एक बेहतर लाइफ के लिए ना। हम्म। पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई सर, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई। मैं जब बचपन में हॉस्टल में रहता था तो मेरे पिताजी को खत लिखता था 25 पैसे का, पोस्ट कार्ड का, अच्छा। हफ्ते में एक। हाँ। फिर 4 साल बाद मेरे घर पे फोन आया, तो फोन करता था। फिर मोबाइल आ गए तो मोबाइल करता था, अब वीडियो कॉल करता हूँ। दुनिया तो बदल गई, लेकिन ये छोटे बिजनेस आज वही के वही पे है। सब लोग अपना पेन ही घिस रहे, पेन ही घिस रहे, पेन ही घिस रहे। उनके लिए किसी ने सोचना चाहिए था, लोगों ने सोचा, लेकिन किस तरीके से सोचा? जो वहाँ पे जो अमेरिका में दल्ले बैठे हुए उनके तरीके से सोचा कि वहाँ पे जो चलता है वो इंडिया में चलेगा। अरे भैया, इंडिया में हर 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, हर 15 किलोमीटर पे साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। तुम्हें इंडिया के प्रॉब्लम के लिए इंडिया के कस्टमर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो आपने ये भाषा की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की? देखिए, मैं खुद एक मराठी आदमी हूँ, लेकिन मेरा लहजा बात करने का पूरा धंधे का है, क्योंकि मैंने कस्टमर के बीच में जाके उनकी जो लैंग्वेज थी वो पिकअप कर ली। ठीक है। और मेरे को ये लगता है कि लोग जो बोलते हैं ना कि हमने लोकलाइज कंटेंट डाल दिया, एप्लीकेशन को मराठी में किया, गुजराती में किया, कन्नड़ा में किया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। व्हाट्सअप आया क्या मराठी में? नहीं आया ना। पूरी दुनिया व्हाट्सअप इंग्लिश में यूज करती है, धड़ल्ले से यूज करती है, मेरी माँ भी यूज करती है। उसी तरीके से आपका कंटेंट लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। एप्लीकेशन इंग्लिश में रहा गया तो भी चलेगा। लोग पढ़ते नहीं है, लोग खाली ग्रेस करते हैं। हाँ। और तुम्हारा एप्लीकेशन के कलर इस तरीके से होने चाहिए कि नेक्स्ट करना क्या है। पढ़ने को किसको आता है? आपको व्हाट्सअप वाले ने, किसी ने आके सिखाया था क्या? बेटा मैं तेरे को बैठाता हूँ और व्हाट्सअप सिखाता हूँ किस तरीके से करने का है। तो पूरी दुनिया खुद सीख गई ना। तो तुम अगर इस तरीके से चीज बनाओगे जो उनके दिल और दिमाग के पास है, तो मेरे ख्याल से काम हो जाता है। और अभी भी हमने कुछ फोड़ा नहीं है, अभी भी हमारे धंधे में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करनी है। दोनों की तरफ से हमें भी सॉल्व करनी है, कस्टमर की साइकोलॉजी भी सॉल्व करनी है, कस्टमर का माइंडसेट भी चेंज करना है। मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर हमने डिजिटलाइज बिल मारा तो उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा।
अच्छा। अब क्या करूं मैं? हाँ। अरे डिजिटल बिल का और जीएसटी का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। तुम्हारा धंधा अगर जीएसटी के दायरे में नहीं आता है हाँ। तो तुम बिना जीएसटी की भी डिजिटल बिल बना सकते हो। ये जा अच्छा। के सिखाना पड़ रहा है। हाँ। दीज आर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व्ड इन इंडिया। हाँ। और आप कैसे सिखा रहे हो ये बात? धंधे की बात। मतलब ऐसे ऐसे किस्से आते हैं कि सीए खुद जाके अपने क्लाइंट को बोलता है कि तू डिजिटल बिलिंग बंद कर दे। हम्म। अब उसको लगा कि मैंने धंधे को डिजिटल करना चाहिए, उसने हम्म। डिजिटल कर दिया। हम्म। अब सीए आया, सीए ने देखा कि अरे बिल बन रहे हैं, हम्म। तो उसके कान में जाके बोलता है अरे बंद कर दे, धाड़ पड़ेगी तो क्या होगा। ऐसा तो है इंडिया, बट इन धंधा तो धंधा है, धंधे में होते रहता है। इंटरेस्टिंग। और मतलब डिजिटल में एक चीज और आती है बिजनेसेस के लिए, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग और वो सब। तो परफेक्ट। इन चीजों का कितना रोल देखते हो आप बिजनेस को बढ़ाने में, और कितना ऑलरेडी यूज करने लगे हैं? देखिए मैं ना एक इनसाइट देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते हम्म। हैं, स्मॉल बिजनेसेस, जेन्युइनली हार्ड वर्किंग पीपल, सुबह से लेके शाम तक धंधे के बारे में सोचते हैं, वही करते हैं, वही खाना खाते हैं, सब हम्म। कुछ वही है। हम्म। एक इनसाइट, हम्म। मेरा कोविड के पहले धंधा बड़ा अच्छा चलता था, कोविड के बाद से मेरा धंधा मंदा हो गया है। अच्छा। रिटेल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमने उसको और डिग डाउन किया हाँ। कि बोला क्या हुआ, तो रिसर्च करना चालू किया। हमारी रिसर्च टीम फील्ड पे गई, मैं खुद फील्ड पे गया और ये समझा कि कोविड के पहले हर फैमिली का हम्म। कुछ कुछ अपने अपने दुकान लगे हुए थे कि हम्म। हमारा खाना आएगा तो ये 5-6 दुकानों से आएगा, हम कपड़े खरीदेंगे तो ये 5-6 कप हम्म। दुकानों से ही खरीदेंगे। हम्म। लेकिन कोविड के टाइम पे कुछ दुकान चालू रहती थी, कुछ दुकान बंद रहती थी, तो सबको आदत पड़ गई गूगल माय बिजनेस पे सर्च करने की। अच्छा। फूड नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी। मेरी माँ भी सर्च करती है अच्छा। रेस्टोरेंट नियर मी। अब उससे क्या हुआ कि जो मैं जिनके पास लॉयली जाता था, हम्म। अब वो टूट गया और हम्म। मैं हमेशा कुछ गूगल पे देख के जाता हूँ। हम्म। अब उसको क्या लेना देना है, वो टूट गया, उसकी आदत टूट गई। हम्म। अब तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हारे पहले जो जिस तरीके से तुम कस्टमर को लाते थे, जो हम्म। ट्रेडिशनल तरीके थे वर्ड ऑफ माउथ के, हम्म। उससे तुम्हारे पास अभी कस्टमर कम आ रहा है। हम्म। अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि मैं जिस तरीके से पहले खाली दिवाली, दसरा, होली, ईद इस पे ही मार्केटिंग करता था, अब तुम्हें मार्केटिंग चेंज करके रोज करनी पड़ेगी और वो अच्छा। सोशल मीडिया पे करनी पड़ेगी। अच्छा। तुम्हें दोस्ती करनी पड़ेगी गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से, हम्म। क्योंकि तुम्हारा कस्टमर तो वहीं पे है। हम्म। तो तुम्हें वहां पे समझना पड़ेगा कि मैं मेरे दुकान को कोई अगर डालेगा कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, बेस्ट हम्म। क्लोथिंग स्टोर नियर मी, तो मैं गूगल पे पहले 3 पे कैसा आऊँ। हम्म। वो अगर आपने क्रैक कर लिया तो हम्म। आपके यहाँ पे फिर से फुटफॉल बढ़ना चालू हो जाएगा। हम्म। कोविड के पहले भारत की इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी। हम्म। कोविड के बाद में आज अगर अपन देखेंगे तो 3.6 3.7 के आसपास आ गई। हम्म। लोगों ने पैसा ज्यादा खर्च करना चालू कर दिया अच्छा। और लोग बोलते हैं कि हमारे मार्केट में कंपटीशन बढ़ गई। हम्म। अरे कंपटीशन नहीं बढ़ी है भैया, कस्टमर ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। खाली पार्ट इतना है कि तुम उसको अपने दुकान में बुला नहीं पा रहे हो और हाँ। बुलाने के तरीके बदल गए। हम्म। अब तुम अगर मार्केट के हिसाब से नहीं बदलोगे तो धंधा क्या मंदा नहीं होगा तो क्या होगा। हम्म। तो बहुत सारे बिजनेसेस, मैं बिजनेस ओनर से जब मिलता हूं मैं ये बात जानता हूं कि वो चाहते तो हैं सोशल मीडिया में आऊं, इंस्टाग्राम बनाऊं, लेकिन उन्हें लगता है सीखूं कहां से, उन्हें लगता है यार बहुत टफ है, बहुत मुश्किल चीजें हैं, ये वो शुरुआत कहां से करें? देखिए सबसे पहले तो है कि सोशल मीडिया पे आने के लिए आपका फेस सबसे पहले लाना जरूरी नहीं है। हम्म। 2 तरीके से आप सोशल मीडिया पे आ सकते हो, पहला है अवेयरनेस, दूसरा है ऑथोरिटी। तो आपका सबसे पहला जो दोस्त होना चाहिए वो होना चाहिए गूगल। गूगल माय अच्छा। बिजनेस का आपका जो लिस्टिंग है, हम्म। कोई भी अगर सर्च करेगा हम्म। आपके आजू बाजू के 3-4 किलोमीटर के एरिया में, तो आपका नाम पहले 3 में आना चाहिए। वो कैसे आएगा? आपको अवेयरनेस चाहिए और हम्म। अथॉरिटी चाहिए। हम्म। अवेयरनेस लाने के लिए पहले तुम्हें अथॉरिटी लानी पड़ेगी। हम्म। अथॉरिटी लाने के लिए तुम्हारे पास गूगल मैप्स पे मिनिमम 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ होने ही चाहिए। और वो कहां से आएंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा। हाँ। मेरे दोस्त की शादी में गया था, हाँ। धूम धड़ेके से शादी हुई। हाँ। उसका भी धंधा है, कपड़े की दुकान है। 2500
लोग आए थे वहां पे, हाँ, जोर शोर से नाच गाना खाना पीना सब हो गया, हाँ, शादी हो गई, हाँ, रात को 1 बजे थे, हाँ, वो अपना अपना जाने वाला था, मैं भी रुका हुआ था। हम्म, शादी के रात को बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है पता है? हाँ। यार मेरा धंधा मंदा क्यों चल रहा है? ये है बिजनेस ओनर्स की हालत। ये है बिजनेस ओनर की हालत। मैं उसी रिसर्च से जा रहा था कि ये हाँ, सब कुछ चल रहा है। हाँ, मैंने मोबाइल निकाला, हम्म, उसका गूगल मैप्स का पेज निकाला। हम्म, सर उसके आप मानोगे नहीं 25 रिव्यू थे। हम्म, कितने? 25 रिव्यू। हम्म, अरे तेरे शादी में 2500 लोग आते, तेरे शादी में 2500 लोग खाना खाने के लिए आते हैं, हम्म, और तेरे दुकान पे 25 ही रिव्यू है। हम्म, यह है तेरी ऑथोरिटी? लाओ ना वहां पे 2500 रिव्यूज, हम्म, फिर देखो तुम्हारे धंधे में कैसे बरकत आती है, तो कैसे धंधा भागना चालू करता है। तो यहाँ पे गलती होती है अपनी, जहाँ पे अपना ध्यान होना चाहिए। मैंने जैसे बताया, लोगों को पता नहीं है डिजिटलाइजेशन का फायदा क्या है, लोगों को पता नहीं है कि गूगल पे ऑथोरिटी बनाने का फायदा क्या है। अब तो आगे अपनी ऑथोरिटी मान के चलते, आपके पास 2500 रिव्यूज आ गए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, गूगल का एकदम सिंपल रिव्यू है, सिंपल लॉजिक है। जिसकी ज्यादा ऑथोरिटी उसकी ज्यादा रीच, उसकी ज्यादा अवेयरनेस। तो तुम्हारा एक रिव्यू तुम्हें 2 कस्टमर ला के देगा। उन 2 अच्छा, कस्टमर से फिर से एक रिव्यू ले लो, फिर से 2 कस्टमर आते रहेंगे, और ये चक्कर तुम्हारा चलता रहेगा। और रिव्यू का आप खासियत देखिए ना, एक बार अगर आपने रिव्यू ले लिया तो आप मर भी जाओगे तो साला वो रिव्यू वहां पे रहने ही वाला है, बढ़ते ही रहने वाला है ना, कम तो नहीं होने वाला, घटने तो नहीं वाला। तुम्हारी अथॉरिटी तो आने ही वाली है। तो तुम अपना एक दिमाग लगाओ कि मेरे धंधे में मैं गूगल पे रिव्यू कैसे लाऊंगा। वो तो तुम्हारे हाथ में है ना, बहुत दूर होगी, काशी बहुत दूर है अभी, कि हमको इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने का है। कब बनाओगे तब बनाओगे, पहले ये देख लो, ये तुम्हारे हाथ में है। और गूगल पे इस तरीके का कस्टमर आता है कि जिसको आग लगी हुई है, उसको पेन किलर चाहिए। अरे मेरे को भूख लगी है तो मैं खाना ऑर्डर करूंगा, मेरे को भाई की शादी में जाना है तो मैं कपड़े लेने के लिए जाऊंगा। और गूगल पे जो भी बंदा, तुम गूगल को देख के जो भी बंदा तुम्हारे दुकान में आएगा, वो 80% माल खरीद के ही जाएगा, क्योंकि वो विंडो शॉपिंग करने के लिए नहीं आ रहा है। वाओ, विंडो शॉपिंग तुम कब करते हो? चल यार मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, इसको भी देखा उसको भी देखा। अरे मैं गूगल को, मेरे पास टाइम है क्या? तो लोगों को इंस्टाग्राम छोड़ने के लिए टाइम नहीं है। टाइम मिलेगा तो 1 मिनट का रील देख लेगा। गूगल पे कब सर्च करेगा? जब आग लगेगी तब। आग लगी तो तुम प्यासे को पानी पिला दो, हो गया तुम्हारा ट्रांजैक्शन। ये तो हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट पे आता हूँ, वो है तुम्हारा थोबड़ा। कि मैं हमेशा मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे बोलता हूँ कि 10 साल पहले अगर किसी धंधे को अगर मार्केटिंग करनी थी तो 2 ही 3 चीज थे। एक तो अमिताभ जी थे, जिनको ठंडा ठंडा कुलकुल ने लिया हुआ था। अब तुम्हारे पास अगर 15-20 करोड़ का अगर बजट है तो उनको लेके आओ, या शाहरुख खान को लेके आओ, और फिर बोलो जुबा केसरी जुबा केसरी। हाँ? पर आज मार्केट बदल गई है। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल आ गया है, हर कोई अपना अपना ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। तुम्हारे धंधे के बारे में तुमसे ज्यादा कौन जानता है? शाहरुख खान जानते हैं कि तुम जानते हो? तुम्हारे कस्टमर के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? तुम जानते हो कि शाहरुख खान जानता है? तो तुम्हारे ब्रांड एम्बेसडर कौन होना चाहिए? तुमने होना चाहिए कि शाहरुख खान ने होना चाहिए? एब्सोल्युटली। तुम ही तो रोज सेल करते हो ना, तुम ही तो रोज कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना। तो जो प्रॉब्लम तुम कस्टमर की फेस टू फेस सॉल्व कर रहे हो, उसी प्रॉब्लम को तुम कैमरा पे सॉल्व करो, तो तुम्हारा धंधा बढ़ना चालू हो जाएगा। कुछ अलग नहीं करने का है, कुछ अलग नहीं करने का है, हमको शो ऑफ भी नहीं करने का है। जो कस्टमर की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को आप बस कैमरा पे सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली भीड़ लगना चालू हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, हाँ, मैं दे देता हूं। हाँ, आपने एक वर्डिंग सुनी होगी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, लुकिंग लाइक अ वाव, लुकिंग लाइक अ वाव। ये वर्डिंग सुनी? आपकी दिल्ली की मोहतरमा है, वो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है सर। अच्छा, शी इज जस्ट अ ट्रेडर, माल बेचने का, रिटेल का ही काम करती है। अब जिस मैन्युफैक्चरर ने वो लुकिंग लाइक अ वाव वाला कुर्ता बनाया है, वो तो उसने 100 बनाए, सबको दिया, हर कोई बेच सकता है। लेकिन इनका क्यों बिकता है? क्योंकि उनका मार्केटिंग करने का तरीका अनोखा है। तुम्हें कुछ अनोखा करना पड़ेगा जो
कस्टमर के दिल की तार को छेड़ता है, हम्म कुछ नहीं करती है, खड़ी हो जाती है, हम्म लुकिंग लाइक अ वाह वाह वाह, और एक दिन में 100 100 200 200 कुर्ते बेचे जाते हैं वहाँ पे। हम्म फैंटास्टिक एंड मतलब मैडम अगर आप देख रहे हो तो आपको गौरव काटे का सैल्यूट है, बहुत फैंटास्टिक काम कर रहे हो आप। सच में इतना इंटरेस्टिंग जर्नी है एक स्मॉल बिजनेस ओनर्स। एक एक सवाल यहाँ पर मैं और पूछता हूँ, क्या ऐसा लगता है कि बिजनेस ओनर्स को शायद अपने नेक्स्ट जनरेशन की यहाँ हेल्प लेनी चाहिए? क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है, या जेनजीज कहते हैं, या जो अभी जेन अल्फा। हाँ जेन अल्फा है, वो शायद ये कंटेंट और वो बहुत नेचुरली कर पा रहे हैं, वो इस तरह की अनोखी चीजों को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, जो शायद कई एज्ड बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत टफ होगा। टेक्नोलॉजी को समझना थोड़ा टफ हो सकता है, तो मैं यूजुअली ये बोलता हूँ कि आजू बाजू का कोई भी 17 18 साल का जो बच्चा है जिसको थोड़ा सा पॉकेट मनी चाहिए, तो उसकी आप हेल्प ले लो। उसको बोलो कि रोज मेरे धंधे पे 1 घंटे के लिए आना है, 1 घंटे के लिए शूट करना है, उसमें से 10 15 मिनट का कंटेंट निकलेगा और वो डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और 100% आपने जो बात कही वो 100% सही है कि हम्म वो उसको आप 1000 2000 रुपये भी दे दोगे महीने भर के लिए तो खुश है वो। और इंटरेस्टिंग। दूसरा भी एक तरीका होता है कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स जो है उनको ले लो, अच्छा। कि आपके आजू बाजू के एरिया में जितने भी छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कंटेंट बनाना आता है लेकिन उनके कंटेंट को रीच नहीं मिल रही है क्योंकि उनके पास कोई स्किल सेट नहीं है। व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट यूजुअली कंटेंट क्रिएटर्स आर डूइंग, कि उसका रील देखा, अरे वो वाले रील को 1 मिलियन व्यूज चले गए, उसी का कॉपी मैं बना देता हूँ। अरे उसके मिलियन इसलिए गए क्योंकि उसने जब बोला ना उसके दिल से निकला और तेरे जुबान से निकला, तो कैसे जाएंगे तेरे। वही एब्सोल्युटली। वो उसी कंटेंट क्रिएटर ने अगर इसका रील बना दिया, धंधे वाले का रील बना दिया, उसके तो दिल से निकलेगा, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक तो उसका धंधे में ही ध्यान है पूरा का पूरा, हाँ उसकी जाएगी रील वायरल। एब्सोल्युटली। मैं अब 1 मिनट के लिए, मैं कुछ मिनटों के लिए मैं थोड़ा पीछे चलना चाहता हूँ। हाँ जी। मैं ईजो से गौरव भाई की तरफ जाना चाहता हूँ। हाँ जी। गौरव भाई की कहानी क्या है? बहुत ही साधारण सी कहानी है। मेरा अकोला करके एक छोटी सी सिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ ठीक है। पे एक मराठी फैमिली में मेरा जन्म हुआ। लिमिटेड रिसोर्सेस थे, फिर इंजीनियरिंग करने के लिए मुंबई आ गया। तो मुंबई की जो चकाचौंध थी ना, वो ऐसे एकदम बुद्धि फिर गई। ऐसा होता है क्या लाइफ यार। और सबसे खतरनाक दिन तो उस दिन था जिस दिन हमारे कॉलेज में रोज डे था। रोज डे तो आपने भी देखा होगा, कितने रोज दिए थे आपने? दिए थे कुछ कॉलेज में, वो अब डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, जो 1 रुपए का रोज मिलता है ना, वो 1 रुपए का गुलाब का फूल उस दिन मेरे कॉलेज में 50 रुपए का बेचा जा रहा था, और लोग खुशी खुशी लेके दूसरों को दे रहे थे। बोला पगले है क्या लोग, इतना पैसा आ गया क्या लोगों के पास, 1 रुपए का फूल 50 रुपए में, मैंने तो एक भी नहीं खरीदा। और रात भर नींद नहीं आई। मैंने बोला क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उस दिन उस टाइम पे मुझे 2000 रुपए मिलते थे मेरे पिताजी से महीने भर के लिए। उसमें गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है, खुद भी खाने का है, सब कुछ तेरा जो करने का है कर ले भैया, 2000 रुपए। 1 साल मेरे को लगा, कॉलेज में फिर से रोज डे आया, सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। अच्छा। मैं गया दादर में गुलाब की मंडी है, वहां से 2000 गुलाब के फूल लेके आया। 10 बजे ठेला डाला, 12 बजे तक मैंने 50,000 रुपए का माल खुद के जेब में था। अरे वाह। मैंने 25 रुपए में ही बेचा, 50 रुपए का भी नहीं बेचा। इथिकल धंधा है ना भैया अपना। 50% का डिस्काउंट है। 50,000 रुपए, जो बंदा 2000 रुपए महीने का पॉकेट मनी मिलता था उसको, उसकी जेब में 50,000 रुपए था। सोचो। तो इंजीनियरिंग करते हुए धंधा कहाँ से आ गया? नहीं पता, मेरे ख्याल से मैं पैदा ही धंधा करने के लिए हुआ था। सच में, देयर इज नो इंसिडेंस। और मतलब थोड़ा जो किताबें पढ़ता था ना, उसके हिसाब से मुझे ऐसे थोड़ा लगता है कि वो थोड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। कि सबसे पहले मैंने शिवाजी पढ़े, उसके बाद मैंने भगत सिंह पढ़े, उसके बाद मैंने जे.आर.डी. टाटा पढ़े, और ये समझ में आ गया था थोड़ा थोड़ा कि आज मुझे लड़ने के लिए ना ही मुगल है ना ही अंग्रेज है, बट आज अगर भारत को किसी से लड़ना है
तो जहां से मैं आया था उस गरीबी से ही लड़ना है, हम्म, और उस गरीबी को मिटाने के लिए हम्म, गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, और हम्म, कुछ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने सोसाइटी का कारोबार अपन ने ही संभालना चाहिए। हम्म, और अगर तुम्हें गरीबी हटानी है और तुम ये बोलोगे कि एक यूपीएससी की एग्जाम देने के लिए जिसमें 1,000 ही सीट्स होती है, वहां पे 5 लाख लोग जाके एग्जाम दे रहे हैं और 4 साल खुद के बर्बाद कर रहे हैं। जिगरा देखो लोगों का, 4 साल सही बात बर्बाद है, कर रहे हैं एक एग्जाम के लिए, एब्सोल्युटली, करेक्ट। हम्म, और उसके बाद क्या है, हम्म, उसी 4 लाख उसी 5 लाख लोगों ने अगर 4 साल अपने धंधा बनाने के लिए डाल दिए ना, हम्म, तो कहाँ के कहाँ चला जाएगा भारत। हम्म, अगर भारत से गरीबी मिटानी है हम्म, तो धंधे को ही प्रमोट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट तुम्हें कुछ नहीं करने वाली। तुम एब्सोल्युटली, अगर ये बोलते रहोगे कि गवर्नमेंट ने जॉब देने चाहिए और हमको खाना खिलाना चाहिए, नहीं होने वाला। हम्म, तो मेरे हिसाब से ये आप हम्म, मतलब कोई अगर धंधे वाला अगर ये देख रहा है तो भैया गौरव घाटे का सैल्यूट है आपको। आप ही भारत के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हो। आप ही भारत की नैया पार लगाने वाले हो। आपके आपकी जो मेहनत है उसको मेरा सैल्यूट, आपका जो जिगरा है उसको मेरा सैल्यूट, आपकी जो रिगर है धंधे को आगे बढ़ाने की उसको मेरा सैल्यूट। वाओ, वाओ। तो रोज डे तक कहानी पहुंची, अब आगे? फिर क्या, रोज डे तो रोज नहीं आने वाला था। पैसे तो थे नहीं, हाँ, और कुछ था नहीं, तो जॉब लग गई, जॉब करना चालू हो गया। लेकिन रोज दिमाग में ये आता था कि धंधा करना है, धंधा करना है। उस बीच गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी हो गई, अच्छा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई। हाँ, पर सोच नहीं रहा था करना क्या है, हम्म, तो मजा नहीं आ रहा था। मतलब हम्म, मैं पूरा दिल लगा के नौकरी कर रहा था, हम्म, आगे वाले का धंधा खुद का समझ के उसका धंधा बढ़ा के दे रहा था। लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में था, और वहाँ की जो स्पीड होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, वो मुझे ऐसे एक्साइट नहीं कर रही थी कि यार रोज कुछ हो रहा है। स्लो चल रहा था सब कुछ, मेरे को पसंद नहीं आ रहा था। तो क्या करे क्या करे। एक दिन ऐसे ही आइडिया आ गया कि यार रोज मैं 2 घंटे के लिए ट्रैवल करता था, दादर से लेके कल्याण। मुंबई के लोग अगर रहेंगे तो उनको पता है कि दादर कल्याण क्या होता है। अच्छा। तो 2 घंटा तो रोज वेस्ट हो रहा था। हाँ, तो फिर सोचा कि मैं इसी में कुछ क्यों ना करूँ। हम्म, तो मैंने सोचा कि मैगजीन बेचना चालू करता हूँ। हम्म, ये 2011 2000 मतलब 2012-13 की बात है। अच्छा, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं चलता था, हाँ, मतलब 2G हाँ, 3G 4G जस्ट आना चालू हो गया था। हम्म, तो लोग बोर ही होते थे। उस टाइम पे नेटफ्लिक्स नहीं चलता था अपने जैसा, अभी तो हाँ। सब लोग नेटफ्लिक्स निकाल के। तो सोचा कि मैगजीन क्यों ना बेचना चालू करूँ। हम्म, तो मैगजीन लिया, रद्दी से उठाया, 3 किलो मैगजीन अच्छा, डाला। 3 दिन ऐसे लेके चल रहा हूँ, हम्म, और दिल में आ ही नहीं रहा है, एनर्जी ही नहीं आ रही है, कैसे हम्म, करूँ। डरा हुआ हूँ, लोग क्या बोलेंगे, मेरे से होगा नहीं होगा, सेल्फ अच्छा, डाउट आ रहा है, हो ही नहीं रहा है। हम्म, तीसरे दिन थोड़ा सा खुद को बोला कि नहीं यार करने का है। मतलब हम्म, आज भी मुझे याद है कि मैंने कैसे वो खुद को ऐसे ये किया। हम्म, हाथ डाला बैग में, हम्म, मैगजीन उठाई, हम्म, और आवाज निकला मुंह से, हम्म, मैगजीन मैगजीन मैगजीन। हाँ, दिल से डर निकल गया, हम्म, दिमाग से सारे कीड़े निकल गए। हम्म, और वो मेरा पहला धंधा था, अच्छा, मैगजीन बेचने का। तो लोकल हम्म, ट्रेन में 2 घंटे के लिए मैगजीन बेचना चालू हो गया। और सच में नहीं पता था मुझे हम्म, कि कुछ साल बाद उसी सेम मैगजीन में मेरी फोटो भी आएगी, और उसी मैगजीन अमेजिंग में मेरी सर, फोटो भी आ गई। अमेजिंग सर, ये धंधे का पावर है, अमेजिंग। नहीं सोचा था। तो वो हो गया। हाँ, फिर थोड़ा टाइम वो चला, तो उससे हम्म, क्या हुआ, कस्टमर की सेल्स, मार्केटिंग, साइकोलॉजी, वो सब पकड़ में आना चालू हो गया। हम्म, जब बुगी में खड़ा होके 100 लोगों के सामने जोर से चिल्लाता ना बुलंद आवाज में, मैगजीन मैगजीन मैगजीन, 1 सेकंड में हम्म, 100 लोगों की आंखें पढ़ लेता था। ये 100 में से कौन से ऐसे 5-10 लोग हैं जो लेने वाले हैं। 100 लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं, खाली इनके पास जाओ, सेल हो जाएगी। वाओ, उसमें और एक इंसाइट मिला हम्म, कि जो भी लड़की आंखों से बता देती थी कि मैं लेने वाली हूँ, हम्म, उसके पास अगर चले जाओ तो लेती ही नहीं थी। पर वही अगर तुम पहले किसी मर्द के पास जाओ, हम्म, उसको दे दो, लड़की डरती थी कि यार उससे लूँ क्या मैं मैगजीन। अच्छा, पर पहले अगर तुमने किसी लौंडे को अगर बेच दिया मैगजीन, हम्म,
तो फिर लड़की को कॉन्फिडेंस आता था कि चल अब मैं भी ले सकती हूँ। तो अगर कोई लड़की मिली जो लेने वाली है, उसके पास नहीं जाता था, पहले किसी लड़के को बेचो, फिर वापस आओ, फिर उस लड़की को बेचो। तो ये ऐसे छोटे छोटे नुकसान है ना, मेरे को ऐसे वो दिमाग में वो सब डालना चालू कर दिया कि कस्टमर का सिग्नल पकड़ो और उसको धंधे में डालो। तो वहां से धंधा चालू हुआ। मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा था उसी टाइम पे मुंबई में ही। उसका इंजीनियरिंग होने के बाद हमने लीगल डॉक्स करके एक बिजनेस चालू किया। अच्छा, कौन से साल की बात है ये? ये है 2016 की बात। अच्छा। तो 2016 साल तो नहीं पता अभी, वो ऐसे ही जा रहा था टाइम। तो सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक लीगल डॉक्स का काम करता था। ठीक है। 10 बजे ऑफिस जाता था, 6 बजे फिर से वापस, रात को 7 बजे से लेके 12 बजे तक फिर से लीगल डॉक्स का काम। पहले ही महीने में हमने इतना प्रॉफिट जनरेट कर लिया था कि मेरे भाई का और मेरा दोनों का भी पगार से वो ज्यादा था। वाह। बीवी के पास गया, मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ। बीवी डॉक्टर है। अच्छा। वो भी कमा ही रही थी। तो बोलती है छोड़ दे, अगर धंधा नहीं चला तो मैं संभाल लूंगी। तो उस दिन फिर मैंने बॉस को फोन किया, मैंने बोला सर मैं नोटिस पीरियड वगैरह तो नहीं सर करने वाला हूँ, थैंक यू। बोलता है तू अच्छा काम कर रहा है, जा, तू भी क्या याद रखेगा। तो तब से हमने लीगल डॉक्स करना चालू किया। अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा था वहाँ पे, 1-8 करोड़ का भी रेवेन्यू, मतलब हम लोग हर महीना ऑलमोस्ट 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे 2020 में। अच्छा। फिर आया 22 मार्च 2020, अपनी कोरोना मौसी आ गई थी। उसको कुछ चढ़ावा तो देना था, कुछ चढ़ावा गया लीगल डॉक्स। अच्छा। थैंकफुली हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ कोरोना की वजह से, लेकिन लीगल डॉक्स को जो भी हुआ वो हुआ। रेवेन्यू 1 करोड़ का रेवेन्यू, 1 खोखे का रेवेन्यू 4 साल में बनाया हुआ 4 साल में डूब, जीरो। और उसी के चक्कर में फिर एक दिन फिर मतलब कुछ दिनों बाद लीगल डॉक्स थोड़ा सा रिवाइव भी हो गया, अच्छा भी हुआ। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा दिन आया। मैं दगड़ू शेठ मुंबईकर से मिला और उन्होंने मुझे ईज़ो का आइडिया दिया। तो कारवा चल रहा है। भगवान से प्रार्थना है, आप सभी से प्रार्थना है कि आप ईज़ो को छोड़ दो यार, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है ईज़ो का, सच में। आप खाली अपने आजू बाजू के लोगों को इतना बोलो कि यार तुम डिजिटल हो जाओ, क्योंकि अगर डिजिटल नहीं होगे ना तो आज जो बना बनाया धंधा है वो 4-5 साल में कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली। पता है एक कॉमन चीज जो मुझे दिख रही है सर, ना, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ बहुत इंटरेस्टिंगली। हाँ। लीगल डॉक्स में जब हमारा धंधा बढ़ रहा था, हाँ। तो पहले तो मैं खुद ही सेल्स के कॉल सब लेता था। फिर मैं थोड़ा सा बैकसीट में गया, एक सेल्स वाला आ गया। अब हम दोनों कॉल उठाना चालू कर दिए, तो एक ही मोबाइल से 2 जन कॉल नहीं उठाते थे। तब हमें माय ऑपरेटर मिला और माय ऑपरेटर हमने लगाया। हमारा महीने का माय ऑपरेटर का बिल आप अगर कभी निकाल के देखो, RSC लीगल डॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो करीब 50-60 हजार का रहेगा। अच्छा। हाँ जी। अमेजिंग अमेजिंग। और ये कौन सी साल की बात है? 2016, 17, 18, 20 एंड तक माय ऑपरेटर पे ही थे हम लोग। 4 साल माय ऑपरेटर पे थे। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा सर एज अ कस्टमर। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले एक कहानी सुनाई कि आप एक रेस्टोरेंट में आपने सडनली बिल देखा। मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। मैंने एक गेस्ट बुलाए पॉडकास्ट पे और उन्होंने बताया वो मार्केटर यूज करते हैं। सही है, सही। नहीं, सच में नहीं, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। मतलब हम दोनों की कहानी में एक जो मुझे चीज दिख रही है, एक कॉमन जो मुझे चीज दिखती है, वो ये SMB को डिजिटाइज करने की जर्नी या चुल। करेक्ट, चुली है ये, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये जो लात पड़ती है ना, मतलब तुम कस्टमर के लिए काम कर रहे हो, तुम SME के लिए काम कर रहे हो, जान डाल के काम कर रहे हो। अब उसको चाहिए चांद और सूरज कि तू मेरे दुकान में आके डेमो दे। उसको चाहिए माल सस्ते में। अरे सब कुछ कैसे मिलेगा भैया? उससे अच्छा तो मैं तेरा पूरा का पूरा धंधा मैं खुद ही डिजिटल कर देता हूँ। कुछ कस्टमर को तो बोलना पड़ता है, सर मैं आ जाऊँ क्या आपका बिलिंग करने के लिए? मेरे को रख लो अकाउंटेंट करके। ठीक है, जर्नी है, करनी पड़ेगी। तो हमने जब माय ऑपरेटर शुरू किया था, तब हमारी कहानी ऐसी थी कि हमने देखा एक प्रॉब्लम थे कि जैसे फोन में कैसे एक साथ कई लोग, हमारे कंप्लेंट्स आ रही थी कि आपकी टीम फोन नहीं उठाती, आपकी टीम फॉलो अप नहीं करती। हमें लगा कैसे इसको मैनेज करें। हमें लगा ये सॉल्यूशन, उस समय क्लाउड आ रहा था, तो हमने बोला ये क्लाउड पे हम बना सकते हैं। हमें ज़रूरत थी तो हमने इसलिए बना दिया और कई बिजनेसेस के लिए। फिर वहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई।
आज हम इस चीज को ऐसे देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डिजिटाइजेशन वेव है। आप बिलिंग के साइड से उसे आप सॉल्व कर रहे हो, हम कम्युनिकेशन के साइड से सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट। हमने एक ऐप लॉन्च किया हेयो के नाम से, जो जी। काफी हद तक एजो के ही कस्टमर बेस जैसे कस्टमर बेस को हम पहुंच रहे हैं। और हमने इसे एक ऐप बना दिया बहुत ही सिंपल, जो आपने कई बातें कही मैं रिलेट करता जा रहा था, जिसपे भले इंग्लिश में यूज है लेकिन किसी को पढ़ने या समझने की जरूरत नहीं है, वो क्लिक करता जाएगा, वो सीख सकता है। पिछले 1 साल के अंदर अंदर में हमने 20 लाख डाउनलोड होते देखा हुआ। क्या बात है। इतना सिंपल ऐप और इतना बड़ा मार्केट वहां पर हमने बंद देखा। मेरी कहानी यहां से भी शुरू हो रही है, मैं मानता हूं जितने साल बाद भी मैं मान रहा हूं कि 20 लाख शुरुआत का नंबर है। बिल्कुल। क्योंकि जो अभी पूरा एसएमबी डिजिटाइजेशन के कारण, हाँ जी। मैं डिजिटाइजेशन देख रहा हूं, लोग पहले फोन में बात करते थे, जाकर मिलते थे, अब सब व्हाट्सएप पे आ रहा है। करेक्ट। हेयो पे आप कॉल व्हाट्सएप एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप के ऊपर पूरा डिजिटाइजेशन हम ड्राइव करने की कोशिश करें। करेक्ट। जो माल बेचने के लिए वो वेबसाइट बनाता था, वो व्हाट्सएप पे हो जाएगा। करेक्ट। जो आपके जैसे बिल भेजने के लिए आप, हो सकता है कि आप व्हाट्सएप पे ही भेजते हैं, आप भी व्हाट्सएप पे हाँ, भेजते हैं। वो वहां पर उसके नंबर से जा सकता है, वहां व्हाट्सएप से। हमारी जर्नी में काफी एक ओवरलैप यहां पर रहेगा, जहां हम लोग सब ये बात मानते हैं कि ये एसएमबी को डिजिटाइज करने की जरूरत बहुत है। करेक्ट। आपने गूगल की बात करी, आपने फेसबुक सोशल मीडिया की बात की, ये सब जर्नी में देख रहा हूं यहां पर। लेकिन एक सवाल है, सुनने में लगता है ये बहुत बड़ा मार्केट है, बट इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। इस 100%। मार्केट में बहुत लोगों ने आकर बहुत साल लगाए, बहुत अगेन लाशें गिरी एसएमबी में डिजिटाइज करने के ऊपर। लेकिन अगला आने वाला टाइम आपको क्या दिखता है यहाँ? क्या अभी बड़े चेंजेस हो रहे हैं? क्यों सच में ये एसएमबी डिजिटाइज कर पाएंगे? क्या ऐसा होगा नहीं, जो नहीं, मेरे ख्याल से 100% एसएमबी डिजिटलाइज हो गए। और उसका एक बहुत एनेक्डोटल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि जो 40 साल के ऊपर धंधा करने वाले लोग हैं, वो नहीं डिजिटलाइज होने वाले, वो वैसे ही हम्म, जाने वाले हैं। हम्म, पर जो अभी एक नई हम्म, जनरेशन जो आगे आने वाली है, हम्म, उनको बड़ा ये है कि यार हमें सब कुछ डिजिटलाइज होना चाहिए। उनको तो सर परहेज है मोबाइल पेन से लिखने से। पेन से लिखा ही नहीं जाता उनसे, हाथ थर 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 कांपते उनके। एग्जाम में नहीं लिखा गया उनसे, और वो गर्लफ्रेंड के साथ चैट करते थे, टकर 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 हाथ चलता है। तो वो वाला जो जनरेशन जब आएगा ना, हाँ। तो शायद अपन बुढ़े हो जाएंगे। पर वो जर्नी है, अभी तुरंत ही होने वाली है। हम लोग देख रहे हैं उसको, आपने भी देखा। हाँ, 20 लाख डाउनलोड खाऊ नहीं है, हाँ, ऐसे ही आसमान से नहीं टपकते हो। हाँ, तो जब आगे वाले को लगता है कि यार ये प्रॉब्लम रिलेटेबल है, हाँ, पर वो कहीं ना कहीं पे बीच में टूट जाता है। हाँ, कि आज अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि व्हाट्सअप का जो मैसेज भेजने का कॉस्ट है वो 75 पैसा है। आज मैं अभी कुछ दिनों पहले मेटा के ऑफिस में गया था, तो बोल रहे थे कि हम लोग कुछ कम करने वाले हैं। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कर दी, मतलब आप भी अगर इसको समझना चाहते हो तो ये देखो कि मेटा की जो ओटीपी भेजने की जो अभी कॉस्टिंग रहेगी, वो खाली 11 पैसा पे आने वाली है, विच इज चिपर देन द एसएमएस। हाँ, गूगल भी अभी एक लाने वाला है, गूगल आरसीएस, क्या बोलते हैं आरसीएस, 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 हाँ, रिच समथिंग हाँ, समथिंग। रिच कम्युनिकेशन वो है गूगल का आरसीएस, जो व्हाट्सएप के ही जैसा एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, हाँ, करेक्ट। मैंने अभी देखा हम्म, कि उसका भी कुछ हाँ, आने वाला है। हाँ, तो ये सारी चीजें जिस तरीके से हमने, आज मैं ये समझ ही नहीं सकता हूँ कि व्हाट्सएप हमारे लिए वरदान है, इजो के लिए। हम्म, सब कुछ व्हाट्सएप पे होता है हमारी, जैसे मैंने बताया कि हमारी वेबसाइट ही नहीं है, लेकिन आप अगर व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन देखोगे, हमारा तो इतना रिच है, इतना अच्छे से फॉलोअप जाता है, इतने अच्छे से कम्युनिकेशन होता है। और 80-90% ओपन रेशियो है हमारा, और करीब 40% लोग हमें उस पर रिस्पॉन्स भी करते हैं। दैट इज लाइक गॉड सेंड कम्युनिकेशन मैसेज। हाँ, कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप मतलब मुझे लगता है बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। हर बिजनेस या हर कस्टमर जिस बिजनेस से इंटरेक्ट कर रहा है, व्हाट्सएप पे तो जरूर करना चाहता है। 100%। व्हाट्सएप इज द न्यू रिवोल्यूशन। और व्हाट्सएप ने जो एक गलती की थी, जो हम लोग करते हैं यूजुअली, कि जो एंड कंज्यूमर है उसको चार्ज करने का ट्राई करो, तो उन्होंने इंडिया में चार्ज करने का ट्राई किया, तो सबने अबेंडन करना चालू कर दिया। अब उन्होंने स्मार्टली खेल गए कि अब कम्युनिकेशन में खाली बिजनेस से ही पैसा लेंगे। हाँ, दैट इज लाइक नियर फ्यूचर ओनली, हो जाएगा वो, एकदम ही प्योर है।
तो कुछ चीज़ें हो गई यहाँ पर। हमने सोशल मीडिया पे बात करी, हमने डिजिटाइजेशन ज़्यादातर बात करी, हमने गूगल माय बिजनेस की बात करी, हमने व्हाट्सएप की बात करी। और क्या चीज़ है जो लग रहा है ये एसएमबी के लिए, ये धंधे करने वाले लोगों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा माइंडसेट। है? माइंडसेट। बस माइंडसेट, सब सब आसान है। हम्म। वहाँ पे यूजो बैठा हुआ है डिजिटलाइज करने के लिए, अंकित भाई बैठे हुए हैं, हाइलो बैठा हुआ है व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के लिए। पहले माइंडसेट तो चेंज करो। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। भारत में ये बोला जाता है कि धंधा करना बड़ा कठिन है। उसका रीजन पता है क्या है? तो उसका रीजन है वीआरएस का पैसा। ठीक है। आपको पता है वीआरएस क्या होता है? जब हाँ। बाप रिटायर होता है हाँ। तो उसको पैसा मिलता है मोटा। हाँ। अब बच्चा तो है नालायक। हाँ। अब नालायक तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी है। हाँ। अब एक तो क्या करेगा, एक हाँ। तो ग्रेजुएशन ही नहीं करेगा हाँ। और इधर उधर भागेगा। हाँ। फिर अगर ग्रेजुएशन करेगा तो बोलेगा कि मैं गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करता हूँ, फिर 4-5 साल डालेगा। हाँ। अब जब शादी का टाइम आ जाता है हाँ। तो बच्चे को तो नौकरी ही नहीं है, हाँ। पैसे कमाने का जरिया ही नहीं है। हाँ। तो क्या करेंगे हम? हाँ। तो हम वीआरएस का पैसा यूज करेंगे। 15-20 लाख रुपए में कोई भी फ्रेंचाइजी उठा के उसको बैठा देंगे, लोग लगा देंगे, सब कुछ हमने ही करके दे दिया, शादी बना ली, दूल्हे को लाके वहां पे बैठा दिया। अरे दूल्हे का मन ही नहीं है ना वहां पे बैठने का, तो उसके दिमाग में तो कुछ चल ही नहीं रहा है धंधा कैसे बढ़ाओ। तो वो धंधा कैसे वैसे करके उसका जितना चलना है उतना चल जाता है और धंधा ऐसे ही चला जाता है। पर जो बंदा दिल और दिमाग डाल के खुद के धंधे पे बैठता है ना, वो पहले गली क्रिकेट में जाता है, पहले फुटपाथ पे डालेगा, फिर फुटपाथ पे जैसे ही अच्छा करना चालू हो गया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, तो गाले में शिफ्ट हो जाएगा, फिर स्टेट लेवल पे जाएगा तो मॉल में शिफ्ट हो जाएगा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो पूरे इंडिया में छा जाएगा। ऐसे धंधे आपको बहुत सारे दिखते हैं, क्योंकि जो बंदा दिल और दिमाग डाल के धंधा करेगा, आज की जितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पिछले 1000 साल में इंडिया में कभी नहीं थी। तुमको इंटरनेट है, तुम्हारे पास अच्छे हाईवेज है, तुम्हारे पास अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर्स है, तुम्हारे पास पूरी की पूरी सेल्स फोर्स आ गई है, माई ऑपरेटर जैसे एप्लीकेशंस है जो तुम्हारा सारा काम ऑटोमेट करके दे देते हैं। अब अगर तुमको धंधा नहीं बन रहा है तो तुमको राम राम। लेकिन बहुत बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को लगता है ये जो ऑनलाइन कंपनीज आ रही है ये उनका धंधा खत्म करते जा रही है। नहीं है। आप पिछले 10 साल से मैं ये पिपा नहीं सुन रहा हूँ कि ऑनलाइन जो कंपनी आएगी वो खत्म कर देगी। जो ऑनलाइन आई है उन्होंने अपना एक्स्ट्रा मार्केट बनाया है, तुम्हारा मार्केट नहीं खाया है उसने। किसी लड़की को अगर शादी का जोड़ा लेना है तो अमेजोन से ऑर्डर नहीं करने वाली। एक लड़का खाली अपनी बनियान ही अमेजोन से ऑर्डर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा शर्ट ऑर्डर कर देगा, उसमें भी 2 बार रिप्लेस करके लेगा। क्या धंधा है वो? धंधा कहाँ पे बनता है? जब तुम एक्सपीरियंस क्रिएट करते हो। लड़की को शादी का जोड़ा खरीदना है, वो लड़की गई, अपनी माताजी को लेके गई, पिताजी को लेके गई, चाचा मामा भाई भतीजा सबको लेके गई, बैठी, सबके लिए 2-3 लाख रुपए का बस्ता खरीदी हुआ। वो है सर धंधा। तब जाके धंधा बनता है ना। क्यों बना हो? क्योंकि तुमने कस्टमर को एक्सपीरियंस दिया, लाइटिंग दी, फील करके दिया, 2 मीठे बातें कही कि दीदी जी आप बहुत अच्छा दिख रही हो। तब जाके सेल्स होता है, तब जाके धंधा होता है। और आप ये देखो कि स्टैग्नेंसी आ गई है वहां पे, ऊपर के लेवल पे। मार्केट में आज जितना भी रिटेल का जीडीपी है उसमें का 7-8% ही ऑनलाइन बन रहा है, बाकी तो नहीं बन रहा है। कहाँ पे है बाकी का? पूरा का पूरा आज भी ऑफलाइन बिजनेसेस में हो रहा है ना। तो जो गया उसको छोड़ दो, जो तुम्हारे हाथ में उसको पकड़ो ना। और धंधे का नियम है कि धंधा चेंज होते ही रहेगा और तुम्हें हर 5 साल में चेंज करना ही पड़ेगा। तुम अगर बोलोगे जो 5 साल पहले जिससे मेरा धंधा आया था उसी से मेरा धंधा आते रहेगा, तो भैया बाय बाय टाटा। धंधे को इवॉल्व होता रहना पड़ेगा। और तुमने साइन ही इसके लिए किया है। तुमने जब बोला ना कि मेरे को धंधे से प्यार है, मैं धंधा करने वाला हूँ, तो इसका एक पार्ट है ये कि हर 5 साल में तुम्हारा धंधा क्या नेचर चेंज होने ही वाला है। तुमको रिनोवेशन करना पड़ेगा, लोग बदली करने पड़ेंगे, खुद का दिमाग भी बदली करना पड़ेगा, मार्केटिंग की टेक्निक बदली करनी पड़ेगी। आज फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपने अभी मुझे बता दिया कि क्या आने वाला है, सबका बाप आने वाला है, गूगल का कम्युनिकेशन आने वाला है, कुछ डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है।
ऑटोमेटिकली सबके मोबाइल पे डायरेक्ट मैसेज आना चालू हो जाएंगे एंड्रॉइड पे। ये चेंज होता रहेगा ना। एब्सोल्युटली। तो शायद इसीलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है ये डिजिटाइजेशन। कोई अलग से हुआ नहीं है, ये एक चेंज है जो हमें लेना पड़ेगा, और ये चेंज हमेशा होते आया है। होते और आए। इस बार एक डिजिटल चेंज है, और ये चेंज शायद मतलब जितना कई बार मैं देखता हूँ बिजनेस ओनर डरने लगते हैं, वो सोचते हैं हमारे पास इतना मार्केटिंग का पैसा नहीं है, हमारे पास इतना टेक्निक नहीं है, जबकि ये बहुत छोटे छोटे टूल्स में अवेलेबल है। मतलब व्हाट्सएप, गूगल माई बिजनेस, या फेसबुक पे पेज बनाना, इंस्टाग्राम पे पेज बनाना, ये हर छोटे बिजनेस के लिए भी उतना ही आसान है जितना एक बड़े बिजनेस के लिए है, उससे ज्यादा ही आसान है। करेक्ट। और वो लोकल अगर कस्टमर्स के लिए अपना कंटेंट बना के, लोकल कस्टमर्स को एंगेज करके, गूगल में बिजनेस को ही ठीक से मैनेज करके 100%। वो अपना धंधा वहां से स्टिल बना सकता है। हाँ, आज अगर कोई गूगल माई बिजनेस पे नहीं गया और वो सोच रहा है मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे, तो क्योंकि आपने तो वहां रखा ही नहीं, आज कस्टमर वहां ढूंढ रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्रेट, अमेजिंग इनसाइट्स गौरव भाई। आज एंड ऑफ द डे क्वेश्चन मेरा, हाँ जी। आज अगर कोई और एंटरप्रेन्योर ये एसएमबी को डिजिटाइज करने के लिए आगे आना चाहता है, हाँ जी। उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि एसएमई के दिमाग में क्या चल रहा है। दीज आर पीपल हु डू नॉट हैव मनी बाय चांस। उनको पैसा, एक एक पैसा कमाना पड़ता है मेहनत करके। आप हमेशा देखोगे ना, लोग बोलते हैं कि एसएमई के पास पैसा पे करने का है ही नहीं। मैं बोलता हूँ तेरे को अक्ल नहीं है। एसएमई के पास जितना पैसा है ना, उतना किसी ने देखा भी नहीं होगा। आप किसी भी मारवाड़ी के पास चले जाओ, उसको बोलो आगे वाला कोठी 2 करोड़ का है, 1 करोड़ में मिलने वाला है 1 घंटे में, वो 30 मिनट में आपको 1 करोड़ रुपए ला के दे देगा, और तुमको बोलते हो कि उसके पास पैसा नहीं है। पैसा है दादा, तुमको निकालते नहीं आता। तो उनका जो माइंडसेट है, उनको कुछ ऐसी चीज नहीं चाहिए जो उनके लाइफ में या उनके धंधे में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाला अगर तुम चीज जो भी बनाओगे, उस पे एसएमई पैसा देगा देगा देगा। क्यों, मैं बताता हूँ। आज कोई भी बंदा जो 10 लाख रुपए का सेल करता है महीने का, वो 10 लाख रुपए अपने घर पे लेके जाता है क्या? जाता है क्या, बताओ? जाता है? नहीं जाता ना। क्या क्या करता है वो? सबसे पहले रेंट देता है, 50,000 रुपए का रेंट दे रहा है, कम पैसा है, और तुम बोलते हो उसके पास पैसा नहीं है। 2 लाख रुपए का सैलरी दे रहा है, तुम बोलते हो उसके पास पैसा नहीं है। 5 लाख रुपए का अपना जो माल लाया उसका पैसा दे रहा है, तुम बोलते हो उसके पास पैसा नहीं है। तुमको, तुम्हारी औकात नहीं है उससे पैसा निकालने की। अच्छा खासा खर्चा तो महीने की बिजली के बिल में दे देता होगा। हाँ, अरे 100%। खाली वो आना चाहिए। हाँ, एब्सोल्युटली राइट, अमेजिंग। गौरव भाई, बहुत अच्छा लगा आज के डिस्कशन में, बहुत मजा आया, बहुत इंसाइटफुल था। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि धंधे 2 तरह से बनते हैं। एक तरीका जो हम, आपने से कहा एनालिटिकल देखकर ऊपर से सेगमेंट, जो खासकर इन्वेस्टर्स या कंसल्टिंग बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर धंधा बनाते हैं यूजर इंसाइट पे। परफेक्ट। और मुझे ये इंसाइट्स आज भर के मिली इस पूरे करने से। मैं समझ पा रहा हूं कि क्यों सच में आप इतनी जल्दी 50-55 हजार कस्टमर बेस तक पहुंच पाए। मेरे लिए एक एसएमई में 1.5-2 साल के अंदर 50-55 हजार कस्टमर बनाना बहुत अमेजिंग बात है। और मैं देख पा रहा हूं कि आपके पास वो डीप इंसाइट्स है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर कस्टमर के डीप इंसाइट्स को समझ लो, आप उनके लिए कुछ भी बना सकते हो, 100%। लेकिन आपको उनकी नर्व्स पकड़नी है। और वो डीप इंसाइट जो मुझे आज मिली, वो मेरे लिए भी गोल्ड माइन है, मैं तो संभाल के रखूंगा। बट थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। आई रियली लव द होल डिस्कशन, मुझे बहुत मजा आया। मुझे लगता है आप भी थोड़ा बहुत तो एंजॉय किए हो। नहीं अंकित भाई, बहुत ज्यादा मजा आ गया। जो 2 धंधा करने वाले जब एक दूसरे के मन को टटोलते हैं तो मजा आ जाता है। मतलब बहुत मजा आया आपसे बात करके। इतना जो एनर्जी है ना, वो फाउंडर की एनर्जी झलकती है। तो आपसे वो एनर्जी मेरे में आई, उससे बातें निकली, और जिस तरीके से बातें निकली है मेरे ख्याल से बहुत इंसाइटफुल है। आप भी अगर खुद के धंधे को अगर डिजिटलाइज करना चाहते हो, कोई भी ले लो यार, किसी का भी एप्लीकेशन खराब नहीं है। सब कोई अपने अपने तरीके से कुछ अच्छा ही देने का ट्राई करता है। आप चालू तो करो, चालू करो, व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करो, गूगल को इंटीग्रेट करो,
जो मन को भाए वो वहां से स्टार्ट करो, लेकिन मेरे को आपसे ज्यादा आपके धंधे से प्यार है। और ईजो भी यूज करो, हेयो भी यूज करो, सब जगह डिजिटाइजेशन होगा। यस यस यस। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।